नमस्कार दोस्तों। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। छोटे भाई को ढेर सारा प्यार दुलार, हमारे अभिभावकों को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए संस्कृत से संबंधित, जैसे संस्कृत का आधार, संस्कृत व्याकरण का जो आधार है वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्वर वर्ण के बारे में बताया और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद अगर किसी प्रकार की इसमें त्रुटियां अगर रहती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इस त्रुटियों से संबंधित बात को जरूर बोल दिया करें ताकि मैं अगला वीडियो में सुधार करके लाऊं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं आगे इस वीडियो को लेकर के देर ना करते हुए तो मैं बता दूं कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं कि पवन कुमार, प्यार से लोग मुझे पवन भैया बोलते हैं, छोटे बच्चे तो मुझे आप पवन भैया भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे व्यंजन वर्ण पे, समय को नहीं वेस्ट करते हुए। व्यंजन वर्ण है क्या? तो जैसा आप जानते हैं कि व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः नहीं होता है, अर्थात एक ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र नहीं है, जो किसी दूसरे पे निर्भर है। अब वो किस पे निर्भर है? तो स्वर वर्ण पे। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, या स्वर वर्ण के बिना जिस वर्ण का उच्चारण ना हो वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। बिल्कुल। व्यंजन वर्ण के बाद क्या है? व्यंजन वर्ण के भेद। कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 4 भेद होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा ऊष्म वर्ण, चौथा अयोग वाह। ये 4 जो है वो व्यंजन वर्ण के भेद है। चलिए, तो सबसे पहले स्पर्श वर्ण का लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि स्पर्श वर्ण के बारे में कि स्पर्श वर्ण है क्या, तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई व्यंजन वर्ण होगा जिसके उच्चारण करने वक्त स्पर्श होता हो। तो स्पर्श क्या? हाथ से नहीं, पैर से नहीं, तो स्पर्श क्या? यानी कि उच्चारण करेंगे। तो उच्चारण कहां से करेंगे? हम मुख से करेंगे। जाहिर सी बात है कि हम किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण निकालते हैं, आवाज निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं। यानी कि ऐसा व्यंजन वर्ण जो उच्चारण करते वक्त जब हम जीभ को ऊपर नीचे करते हैं तो वो जीभ मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हो। हमारा जो जीभ है, कोई भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो वो मुंह के अंदर के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो उसी को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन है? तो क वर्ग से लेकर के आपको प वर्ग तक चल जाना है। यानी कि टोटल से आपको कितने वर्गों में जाइएगा? 5 वर्गों में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी हर वर्ग में 5 आपको वर्ण मिलेंगे। तो 5 यानी कि 25 ऐसे वर्ण हैं जो क्या है? 25 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, जो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। चाहे वो तालु को करे, चाहे वो मूर्धा को करे, चाहे वो दांत को करे, चाहे वो ओष्ठ को करे, चाहे मतलब निकलने वक्त में चाहे वो हमारा कंठ को ही प्रयोग करना पड़ जाए, तो किसी न किसी भाग से वो निकलती है कि कोई ना कोई उसका माध्यम है, तो वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएगी। उसके बाद है अंतःस्थ वर्ण। तो चलिए, सबसे पहले मैं छोटा सा एक बात बता दूं कि सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए। विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि अंतःस्थ वर्ण क्या है? अंतःस्थ वर्ण। तो आप किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उसका शीर्षक क्या है, या उसका पहला जो शब्द है जहां से वो जो उसका जो उत्तर वहां से बन रहा है, या फिर वो जो प्रश्न बना है वो प्रश्न क्या कह रहा है, उसको आप समझ जाते हैं, उस शब्द को आप समझ जाते हैं, तो जवाब को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं अंतःस्थ वर्ण, तो इसको पहले आप तोड़ते हैं। अंतःस्थ वर्ण है क्या? तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसको तोड़ ही देते हैं। अंतः मतलब क्या होता है? अंदर। अंतः का मतलब अंदर, और अस्था का मतलब
ठहरा हुआ, यानी ऐसा वर्ण जो अंदर ही ठहर जाए। अब कहेंगे कि अंदर ही ठहर जाए तो फिर बाहर कैसे निकलेगा, बाहर वाला लोग कैसे सुनेगा? हमें तो बाहर वाले लोगों को सुनाना है, सामने वाले को सुनाना है, जो सामने है जिसको सुनाना चाहते हैं। और इसका मतलब हो रहा है अंता माने अंदर, अस्ता माने ठहरना। तो यानी कि हम जब कई ऐसे वर्ण हैं जिसको जब उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है, मानिए कि जैसे मुंह में ही ठहर गया हो, मुंह में ठहर गया नहीं, मतलब ठहरा सा लगता हो, ऐसा लगता हो, तो वह अंता अस्था भी कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, य र ल और व, य र ल और व, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि य र ल व, यानी कि 4 वर्णों को, इन 4 वर्णों को हम अंता हस्ता वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय मुख की वायु के साथ, मुंह की जो वायु है, जब हम लोग बोलते हैं तो जो वायु निकलती है, तो मुंह की वायु के साथ मुंह में ही, यानी कि मुख में ही ठहरे हुए से लगते हैं, ठहर नहीं जाते हैं। आवाज तो हम लोग के पास भी आती है। अब मैं आप लोग को बोलूंगा ये र ल व, आपके पास भी जा रही है आवाज, यानी कि हमें ऐसा एहसास होता है कि ये आवाज यहां ठहर जाती है, हल्का लगता है जैसे कुछ पल के लिए ठहर गई, जैसे य र, इस टाइप से। तो यानी कि 4 वर्णों को जब बोलेंगे तो वही ठहरता है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं अंता हस्ता वर्ण को कि स्पर्श और ऊष्म वर्ण के बीच में, स्पर्श वर्ण कहां तक है तो आपको 25 है म तक, और ऊष्म वर्ण, यानी कि ऊष्म वर्ण कौन है वो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। तो स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के जो बीच वाला जो है, जो मध्य में जो रहता है, उसी को आप अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां से एक और आपको जवाब मिल गया, वो ऊष्म वर्ण का। यानी कि ऊष्म वर्ण कौन कौन होगा? जब कह रहा है कि अंतःस्थ वर्ण कौन है, तो स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच में, तो बीच में कौन है? य र ल और व, यानी कि य र ल और व, तो व के बाद जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊष्म वर्ण। तो चलते हैं सीधे, देर तक करते हुए हम सीधे चलते हैं ऊष्म वर्ण में, कि ऊष्म वर्ण किसको कहेंगे हम। तो अभी मैंने बताया कि अंतःस्थ में कि य र ल व, ये आपका अंतःस्थ हो गया, जो ऊष्म और स्पर्श के बीच में है, यानी कि व के बाद जो आएगा वो आपका ऊष्म चल जाएगा। तो यानी कि श श स ह, श श स ह, यानी कि ये भी 4 है, इनकी भी संख्या, ऊष्म वर्ण की भी संख्या कितनी है? 4 है। यानी कि श श स ह, इन चारों को हम क्या बोलेंगे? इन चारों व्यंजन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहेंगे। यानी कि इसको हम ऊष्म वर्ण क्यों कहेंगे? तो चलिए, ऊष्म का मतलब क्या होता है? एक गर्मी, गर्म होता है, तो ऊष्म का मतलब, तो इसको हम ये श श स ह को हम गर्म की श्रेणी में क्यों रखें? इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम इसको उच्चारण करते हैं, इस वर्ण का उच्चारण अपने मुंह से करते हैं, तो इसके कारण है कि जब मुंह से उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख की जो वायु है वो क्या करता है? रगड़ता है, आपस में घर्षण पैदा करता है, ऐसा लगता है। जैसे देखिए, जैसे ही बोलते हैं श श स ह, तो यानी कि कहीं ना कहीं वायु को रगड़ मार रहा है, तो यानी कि रगड़ होने से वो ऊष्मा पैदा होता है, यानी कि रगड़ाने के कारण ही इसको हम ऊष्म में रखे हैं, समझे? तो इसके बाद है अयोगवा। अयोगवा है, कौन कौन है अयोगवा? तो योगवा हो गया अनुस्वर, जो बिंदु होता है, जैसे अंक, तो आंख ऊपर जो बिंदु है वो अनुस्वर हुआ। विसर्ग, विसर्ग जैसे राम, राम हम सिंपल सा लिखते हैं राम, और राम के बाद हम क्या देते हैं? ये 2 ऐसे दे देते हैं, तो ये जो 2 दे रहे हैं आप, यही आपका क्या हो गया? विसर्ग। इसका उच्चारण क्या होता है? अ, यानी कि राम है और राम के बाद अगर हम ये 2 लगा देंगे यानी कि विसर्ग, तो इसको बोलेंगे रामः, बोलते हैं। उसके बाद क्या है? जिह्वा मूल्य। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिह्वा मूल्य के बारे में और उपधमानीय के बारे में, कि इसका एक अलग नियम होता है पढ़ने का। यानी कि हम ये एक सिंबल है और ये भी एक आपका सिंबल है, दोनों एकदम सेम है, लेकिन कब इसको जिह्वा मूल्य बोलेंगे और कब इसको उपधमानीय बोलेंगे हम। तो पहले ही बताएं कि अगर ये क के पहले लगता है तो जिह्वा मूल्य, और अगर ये पा के पहले लगता है यानी कि क ख और प फ के पहले लगेगा तो क ख के पहले लगेगा तो जिह्वा मूल्य, और प फ के पहले लगेगा तो उपधमानीय ये कहलाता है। तो यानी कि अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय, ये भी संख्या में कितनी है? 4 है। यानी व्यंजन वर्ण को हमने 4 भागों में बांटने का काम किया।
सबसे पहले स्पर्श वर्ण जिनकी संख्या कितनी है 25 है, क से लेकर एकदम पवर्ग तक। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण इनकी संख्या भी 4 है, ऊष्म वर्ण इनकी संख्या भी 4 है और अयोग्य वा इनकी भी संख्या 4 है। सिर्फ 25 संख्या है स्पर्श वर्ण का। बस ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा आज का व्यंजन वर्ण, ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हाँ आपका वर्ण आपके द्वारा पढ़ाया गया हमें समझ में आया या नहीं आया, या इस पढ़ाने के दौरान में आपको क्या त्रुटि लगा हमें वो हमें इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लेकिन जाते जाते मैं आप लोग को एक बात अनुरोध करते जाऊंगा फिर से एक बार कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपके जेब से कुछ जाता नहीं, आपके मोबाइल से कुछ नहीं जाता, बस हमें एक चीज मिलता है कि हमें वो हौसला मिलता है आपके सब्सक्राइब बढ़ने से। तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अगर चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के वीडियो आप लोग के बीच में मिलते जाए और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का जो सिंबल है उसको भी आप जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि वो क्लिक करने से जब भी मैं आप वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगी और आप इस वीडियो को